इस वीडियो में हम डिसिप्लिन 3 के क्वेश्चंस ऑफ टीजीटी मैथ्स का 14 नवंबर शिफ्ट 2 के पेपर के जो क्वेश्चंस थे डिसिप्लिन 3 के वो सॉल्व कर रहे हैं। और ये डिसिप्लिन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक पीडी दी गई है और विद दिस पीडी लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ये एक हमें पीडी दी गई है और इस पीडी के बारे में ना हमें चेक करना है कि ये किस टाइप की पीडी है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है या पैराबोलिक है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है ना, ये बेसिकली आपको ये एक्स्ट्रा एडिशन दिया है यहाँ पे क्योंकि इन्हें 4 ऑप्शंस बताने थे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ना पीडी चेक करना बहुत मुश्किल होता है, या तो कभी कभार वो सिमिलर टू वेव इक्वेशन होती है तो हम बोल देते हैं, और या तो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से बिल्कुल सिमिलर होती है, और या तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालते हैं, उनकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक करते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, देन वी डिसाइड वेदर इट इज़ अ रेगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक और नॉट। ठीक है, तो यूजुअली आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको इन्हीं तीनों में से चेक करना होगा। नहीं तो पहले आप ये तो चेक करो कि अगर आप हाइपरबोला पे पहुंच रहे हो कि हाँ हाइपरबोलिक है, देन आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अच्छा अगर हाइपरबोलिक है तो वो हाइपरबोलिक जनरल है या रेक्टेंगुलर है। ठीक है, बट यूजुअली ऐसा आएगा नहीं क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक अगेन आई टोल्ड यू कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कोई क्वेश्चन आएगा या कभी होगा तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, अगर हमें कोई भी एक पीडी दी गई होती है ना, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर पीडी दी गई होती है, तो आप इसमें से क्या करो, सबसे पहले ना यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट अलग करो, यू एक्स वाई का कोफिशिएंट अलग करो और यू वाई वाई का कोफिशिएंट अलग करो। इनको ए बी और सी नाम दो, और यहाँ पे ना आपको बस ये एक्सप्रेशन बनाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए जो है वो वाई स्क्वायर हो गया, बी इज़ माइनस 2xy, ठीक है, एंड सी इज़ एक्स स्क्वायर। अब आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करना है। बी स्क्वायर क्या है, ये 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पे, माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ए है आपका वाई स्क्वायर एंड ये बी है। यहाँ देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 0 आ गया। अब यहाँ चेक करो, अगर 0 आता है तो क्या होती है पीडी होती है पैराबोलिक, यानी कि इसका आंसर होगा डी पार्ट। ओके, ईजी है, मैं अगेन आपको बस इतना ही चेक करना है, राइट। नेगेटिव आ जाता तो इलिप्टिक हो जाता, पॉजिटिव आता तो हाइपरबोलिक हो जाता, और हाइपरबोलिक में यहाँ 2 ऑप्शन है तो यूजुअली इसमें तो नहीं ही आता हाइपरबोलिक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ यू कोई भी आपको एक मतलब फंक्शन दिया है ऑफ 3 वेरिएबल, यहाँ पे आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 3yz स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसके लिए डेल यू निकालना है। डेल यू क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस पूरे को, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और साथ में हम आई कैप ऐड कर देते हैं, प्लस फिर इसको y के रिस्पेक्ट में एक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3z स्क्वायर, और हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे हम j कैप लिख देंगे, प्लस इस पूरे को पार्शियली z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 6yz आ जाएगा, क्योंकि x क्यूब तो 0 हो जाएगा, इसमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ के कैप लगा देंगे। देन अगर आप इसको अच्छे से लिखो तो दिस इज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3z स्क्वायर, सॉरी 3 तो कॉमन ले लिया, प्लस z स्क्वायर जे कैप प्लस 2yz के कैप। और ये ऑप्शन हमारा किससे मिल रहा है, ये हमारा फर्स्ट वाले से मिल रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा ये निकालने के बाद ही एग्ज़ाम में तो आप जस्ट इतना थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे आपको दिख जाएगा 3 ही कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसको हमें डायरेक्टली लिखना भी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये आपका ग्रेडियंट वेक्टर होता है। ठीक है, ऑफ अ स्केलर फंक्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और ये फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको सीक्वेंस क्या दी गई है, यहाँ देखो एफ एन एक्स आपको एक सीक्वेंस दी गई है n e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ना आपको इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि वेदर ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है 0 1 पे, या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है या नहीं करता है। मतलब इस टाइप के 4 ऑप्शंस बनाए हैं, किसी में लिखा है पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है बट यूनिफॉर्म नहीं है, या दोनों ही नहीं है,
कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान दो, अगर मैं इस फंक्शन को देखो पॉइंट वाइज के लिए, तो आपसे जहाँ पे भी पूछा है ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, वो या तो मतलब आपको इंटरवल 0 1 में चेक करना है या क्लोज इंटरवल 0 1 में चेक करना है, ओपन में या क्लोज में। तो सबसे पहले एक ध्यान दो, अगर मैं इस फंक्शन में x को 0 पुट कर दूँ, अगर मैं x को 0 ले लूँ तो मेरा ये सीक्वेंस क्या बनेगा, fn 0, ये बन जाएगा n और e⁻0, यानी कि ये बस n बन जाएगा। और जब मैं इसकी लिमिट निकालूंगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn ऑफ 0, तो 0 पे यह इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो ये किसी भी तरीके से एट द पॉइंट 0 तो कन्वर्ज करेगी ही नहीं, ना पॉइंट वाइज ना यूनिफॉर्म। तो स्पेसिफिकली अभी हम क्लोज पे तो देखते ही नहीं है, क्योंकि 0 पे नहीं कर रही तो क्लोज पे तो कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा बाकी पॉइंट्स पे चेक करते हैं। अगर किसी पे भी नहीं करेगी पॉइंट वाइज कन्वर्ज, तो यानी कि वो पूरे पे ही नहीं करी, ना पूरे क्लोज इंटरवल पे ही नहीं कर रही। पर अगर किसी और पॉइंट पे कर रही है, अगर ओपन इंटरवल पे कर रही है, तो हम क्लोज वाला तो वैसे ही कट कर देंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि x हमारा 0 तो नहीं ही है, बेसिकली अब हमारा x जो है वो ओपन इंटरवल 0 1 में है। अगर ओपन इंटरवल 0 1 में है तो अब हम निकालते हैं फॉर एनी रैंडम x, अगर हम इसकी लिमिट निकालें, सॉरी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा था ना पहले भी, हाँ, हम n को इन्फिनिटी पर टेंड करा के इसकी लिमिट निकालते हैं। अगर मैंने गलती से नहीं लिखा हो तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। और fn(x) निकालते हैं, विच इज़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो ये है ना हमारा फंक्शन, ये पावर नेगेटिव है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, n e⁻n(x²). अब ये क्या बन गया, ये तो हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे तो ये वाली लिमिट किसके इक्वल होगी, जो इनके डेरिवेटिव्स कर दो विद रिस्पेक्ट टू n, तो ये 1 e⁻n(x²) मल्टीप्लाइड बाय x², क्योंकि n(x²) का डेरिवेटिव x² आ जाएगा। अब इस पे हम लिमिट लगाएंगे तो ऊपर तो 1 है, x² हमारा बाउंडेड ही है 0 to 1 में, तो e⁻∞, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी यानी ये पूरा 0 पे चला जाएगा। यानी कि अगर x 0 से 1 में कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, फॉर एनी फिक्स्ड x, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, हम एक पॉइंट पे किसी भी पर्टिकुलर x के लिए देखें तो ये लिमिट हमारी 0 आ रही है, राइट। यानी कि ये फंक्शन पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करता है, किस पे कन्वर्ज करता है, 0 पे। ये 0 क्या हो गई इसकी, ये पॉइंट वाइज लिमिट हो गई, ठीक है। अब पॉइंट वाइज लिमिट हो गई, यानी कि जहाँ पे ये बोल रहे हैं डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज, वो तो गलत ही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन गलत हो गया। और ये भी गलत हो गया क्योंकि पॉइंट वाइज 0,1 ओपन इंटरवल पे कन्वर्ज करता है, x = 0 के लिए तो लिमिट इन्फिनिटी जा रही है। अब हमें बस इतना चेक करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर। अब वैसे देखो इसके बाद ना, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर कोई फंक्शन किसी चीज़ पॉइंट पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रहा तो वो यूनिफॉर्म तो करेगा ही नहीं, राइट। यहाँ से ही आपके 3 ऑप्शंस कट हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको ना एक बार इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थोड़ा सा बता दूंगी फॉर द कंसेप्ट। यहाँ देखो थर्ड में क्या लिखा है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो वैसे ही गलत हो गया, राइट। ये भी क्वेश्चन ईजी है क्योंकि 0 पे तो 0 पे x = 0 पे तो वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा पॉइंट वाइज, तो यूनिफॉर्म कैसे करेगा। इसका आंसर एक ही बचेगा, ए पार्ट। पर अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मान लो अगर आपको कभी चेक करनी हो तो मैं इसमें एक छोटा सा एक एडिशन कर देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, आप समझ लो, ठीक है। इफ़ यू वांट तो यू कैन स्किप, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए ना मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, आपको एक नोट भी लिखा है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बाउंडेड फंक्शंस किसी भी जगह पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये fn माइनस f का सुप्रीमम नॉर्म लो, तो वह इन्फिनिटी मतलब वो 0 पे कन्वर्ट, मतलब ये यूनिफॉर्म नॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज़ यूनिफॉर्म नॉर्म, इसको हम यूनिफॉर्म नॉर्म बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म नॉर्म 0 पे जाना चाहिए। यूनिफॉर्म नॉर्म के लिए हम क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिफॉर्म नॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉर्म इज सुप्रीमम नॉर्म, राइट। और हम इसको चेक करते हैं ओवर x पे हम सुप्रीमम लेते हैं, राइट। अगर हम इस फंक्शन का, और f क्या होती है, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट होती है, राइट। अब इस पे अगर हम सुप्रीमम लेंगे तो यह हम आ जाएगा n
ई रेज़ टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस 0। जैसे ही हम इसका सुप्रीमम नॉर्म लेंगे ना, मतलब सुप्रीमम ऑफ ये मॉडुलस, मैंने वापस से डबल नॉर्म लगा दिया, ठीक है। सुप्रीमम लेंगे हम इसका, यानी कि हम सुप्रीमम ओवर एक्स ले रहे हैं ऑफ। अब देखो ये बाउंडेड फंक्शन कैसे हैं, यहाँ पे कंडीशन है सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन के लिए ही हम ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। सुप्रीमम नॉर्म के लिए हम चेक करते हैं जब सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन होती है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि x जब भी 0 से 1, x 0 पे अनबाउंडेड जा रहा है फंक्शन, बट 0 से 1 के लिए ये फंक्शन पूरा का पूरा बाउंडेड ही होगा आपका, और इसकी तो लिमिट भी 0 आ रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी ये 0 से 1 में कोई भी वैल्यू है, ये ई रेज़ टू पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डिनोमिनेटर में आ रहा है जो n से बहुत बड़ा होता है, सो इट इज़ ऑलवेज बाउंडेड फॉर x इन 0 to 1, राइट। तो हम सुप्रीमम बेसिकली इस चीज़ का लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, थोड़ा सा ध्यान दे तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन कब सुप्रीमम देगा, छोटी वाली वैल्यू पे, छोटी वाली वैल्यू इन द सेंस जब हम 0 पे अप्रोच कर रहे होंगे, राइट। जब हम 0 पे अप्रोच कर रहे होंगे वहाँ ये सुप्रीमम देगा। पर जब भी हम 0 पे अप्रोच कर रहे होंगे, अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो 0 पे तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा था, यानी कि व्हेन यू आर अप्रोचिंग इट टू 0, ये इन्फिनिटी बिल्कुल 0 के बिल्कुल अप्रोच कर दोगे x को, तो ये ऑलमोस्ट ये आपकी वैल्यू 1 होती जाएगी और ये n ऊपर रह जाएगा। फिर जब आप इसकी लिमिट निकालोगे ना, ये देखो सुप्रीमम नॉर्म 0 पे जा रहा हो, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म नॉर्म 0 पे जा रहा हो, यानी कि जो हमने सुप्रीमम निकाला है इसकी लिमिट 0 पे जा रही हो, यानी कि जब हम इसको x में हम इसका सुप्रीमम निकाल लेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये n ही बच जाएगा। और जब हम इस n की लिमिट निकालेंगे ना तो ये हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्म है ही नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं कर रहा है, राइट। यू कैन स्किप दिस अगर आपको नहीं, मतलब थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि ठीक है ये क्वेश्चन क्योंकि इतना बड़ा नहीं आता, अपने यहाँ पे आ भी सकता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आ भी सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते। अगर आपको समझ नहीं आया, आपको लगता है ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो लेट मी लाइक एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। अगर आप कमेंट करोगे यू विल से, तो मैं ये इस वाले क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा दूँगी अलग से एक वीडियो अपलोड करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन दिया है ये वाला, f(x) इक्वल टू n वेन एवर x इज़ इन बिटवीन n से n+1। इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो तो इसका मतलब है, अगर n कहाँ पे है, ये n ना फॉर सम इंटीजर n, यानी कि 1 से 2 के बीच में, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा 1 देगा। 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू हमेशा 0 देगा। 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू 2 देगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही तो लिखा है, बस एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया है। और हमें सबको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक स्टेप फंक्शन होता है, ग्राफ ऐसा होता है उसका, ठीक है। 0 पे 0, 0 से 1 के लिए 0, ठीक है, फिर 1 से 2 के लिए ऐसे हो जाता है ये, ठीक है, 1 रहेगा ये पूरा, और ये हमारा ये एम्प्टी, हम यहाँ पे हम फिल और यहाँ एम्प्टी शो करते हैं क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जाती है। और ये स्टेप फंक्शन देखो किसी भी इंटीजर वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो f(x) आपको कुछ नहीं दिया है, f(x) आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और ये डिसकंटिन्यूस होता है ऑन एवरी इंटीजर वैल्यू, राइट। जब ये डिसकंटिन्यूस होता है यानी कंटिन्यूस ही नहीं है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कैसे होगा, मतलब पूरी डोमेन पे तो कंटिन्यूस नहीं है ना, ये हर इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है, राइट। तो जब डिसकंटिन्यूस है तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो गलत हो गया। अब बाउंडेड कैसे होगा, आप इनको कितना भी बड़ा करो, मैं कहूँगी 10,000 से 10,001 में तो 10,000 मैं बढ़ाती जाऊँगी, ये तो यानी कि जैसे नेचुरल नंबर इंटीजर्स जो होते हैं वो अनबाउंडेड होते हैं, ये भी अनबाउंडेड है।
अब बचता है रीमन इंटीग्रेबल और नॉट रीमन इंटीग्रेबल। वैसे तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ी सी एक ये है कि इनको मतलब रीमन इंटीग्रेबल ना हम जब भी चेक करते हैं तो हम क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे चेक करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए जब भी हम रीमन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हमारी कंडीशन ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल लेते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि जिसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए, बट हम ये खुद एज्यूम भी कर सकते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेबल पूछते हैं देन इट इज़ ओके, बट यहाँ पे अगर रीमन इंटीग्रेबल पूछ रहे हैं तो हम समझेंगे कि बेसिकली अगर वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी हमें क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल मिलता है तो वेदर इट्स रीमन इंटीग्रेबल ओवर दैट इंटरवल और नॉट। सो बेसिकली क्या होता है, देखो सपोज अगर हमें ए बी टाइप का कोई भी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल मिलता है तो ये ना रीमन इंटीग्रेबल क्यों होता है, क्योंकि ना रीमन इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर फाइनाइटली टाइम्स ही डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर्स, हाँ एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर्स, अगर वो हर जगह पे कंटिन्यूस है या तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो अगर कोई भी हमें इंटरवल मिलता है तो उसके अंदर ना इनकी देखो ये सिर्फ एक इंटीजर वैल्यूज़ पे ही तो डिसकंटिन्यूस है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बाकी सब जगह तो कंटिन्यूस होता है। देखो बाकी सब जगह तो स्मूथ ग्राफ है, ठीक है। बस यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है 2 है इन्हीं वैल्यूज़ पे तो देखो ये आ रहा है हमारे पास जंप आ रहा है ना, जंप डिसकंटिन्यूटी दिख रही है हमें थोड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अगर हम क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल लेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने जितने भी इंटीजर्स आएंगे आप आराम से काउंट कर सकते हो, 10 आएंगे 15 आएंगे 1000 आएंगे 1 करोड़ आएंगे, ठीक है। तो फाइनाइट एक ऐसी चीज़ है जो आप लिख के बता सकते हो कि इतने नंबर ऑफ है ना, फाइनाइट ही तो हमारे पास इंटीजर्स होंगे और ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इन दोनों चीज़ों से हमें क्या मिलता है कि ओनली फाइनाइट पॉइंट्स हैं ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। क्योंकि रीमन इंटीग्रेबल हम किसी इंटरवल पे चेक करते हैं, किसी भी इंटरवल के लिए तो फाइनाइटली पॉइंट्स ही होंगे ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इफ़ a function has only finitely many discontinuities then that function is said to be Riemann integrable। ये आपको प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कंटिन्यूस फंक्शन तो होता ही है रीमन इंटीग्रेबल। अगर आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ आ रही हैं बट उनका लिमिट पॉइंट है उस इंटरवल पे देन ऑल्सो इट इज़ सेड टू बी रीमन इंटीग्रेबल, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अगर फाइनाइटली ही डिसकंटिन्यूटीज़ हैं ओनली तो भी रीमन इंटीग्रेबल होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने हैं एक पीडीई के, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक सपोज ये पीडीई दी है, बेसिकली यहाँ पे ये जो आर एस टी लिखे हैं ना ये कुछ नहीं है, ये जेड एक्स एक्स है, ये जेड एक्स वाई, ये जेड वाई वाई है। पी क्या होता है, पी होता है जेड एक्स, क्यू होता है जेड वाई, ठीक है। इसको बस हम आर एस टी की टर्म्स में हम इसको डिनोट कर देते हैं। अगर आपने पीडी पढ़ा है तो उसमें या आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हमारा ये डिनोटेशन होता है यहाँ पे कि हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। हम इसको एक लेटर से डिनोट करते हैं और ये कैपिटल आर बस हमारे आर के कोफिशिएंट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल आर यूज़ करते हैं, एस के कोफिशिएंट के लिए कैपिटल एस, टी के कोफिशिएंट के लिए कैपिटल टी। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो आर है दिस इज़ 2 इस इक्वेशन में, फिर एस है हमारा 4x - 1, टी है हमारा -2x, ठीक है। दीज आर द कोफिशिएंट्स। अब वो हमारे को कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व से पहले ना ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज़ हाउ वी फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी अगर हमें पीडी इस टाइप की दी होती है तो हम उसमें से पहले आर एस और टी को अलग कर लेते हैं एंड देन इस टाइप से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन के अंदर ना हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको सॉल्व करते हैं एंड देन हम वाई के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर जो वैल्यू आती है हमारे पास फाइनल आंसर दैट इज़ आर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास आएगी आर यानी 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस ऑफ 4x - 1 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स -2x = 0। अब इसको हम
हमें इसके रूट्स निकालने हैं, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन dy बाई डी एक्स है, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b यानी कि 4x माइनस 1, ऐसे ही करते थे ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू माइनस 2x, राइट, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a यानी 2 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, 4x माइनस 1 प्लस माइनस अंदर हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा ये, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 8x, और यहाँ पे क्या आएगा, ये मैंने सही लिखा है ना एकदम, यस, यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8 इज 16, माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस का 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 4 आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके लिखते हैं, सो दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1 प्लस माइनस 32 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये अगेन किसी का होल स्क्वायर बन रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, 16 का बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, शायद किसी का भी नहीं बनेगा, 16 का भी कैसे बन जाएगा अगेन, सॉरी, तो यहाँ तो ये किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, बिकॉज आई थिंक, ओह सो सॉरी, ये देखो, यहाँ देखो, ये ना 4 2 ज़ा 8 8 और 16, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, जबकि एक्स एक ही है, वो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रही थी वो सेम टर्म की वजह से, तभी मैं सोच रही थी कि ये कुछ गड़बड़ है, ओके ओके, ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है, सो दिस इज़ नथिंग बट ये यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, सो दिस इज 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट देखो, ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा था, अब ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, सो दिस इज़ 4x माइनस 1 प्लस माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं अपॉन 4। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, एक प्लस वाले में और एक, यानी कि dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है 4x माइनस 1 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4, ये कट जाएगा, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8x अपॉन 4 यानी 2x, ठीक है। एंड यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है 4x माइनस 1 माइनस ऑफ 4x माइनस प्लस 1 करेंगे तो दोनों जगह माइनस आएगा, माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 4, तो ये कटेगा, तो माइनस 2 अपॉन 4 यानी कि माइनस 1/2, ठीक है। अब बस आपको ये दो चीज़ें सॉल्व करनी है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस आई नीड, मैं यहाँ करती हूँ, इफ़ पॉसिबल हम ऊपर का इरेज तो नहीं करते, नीचे इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो केस 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, यानी कि dy क्या हो जाएगा 2x dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, ये क्या है, ये तो पक्का एक पैराबोलिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक लीनियर फॉर्म में क्या हो गया पैराबोला। और ये देखो दूसरा केस 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस सी, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों साइड लीनियर है ना, x भी y भी दोनों लीनियर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक हमें पैराबोला मिला, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिला। आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी कंजस्टेड नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। इफ़ कोई दिक्कत हो तो डू कमेंट, मैं ये चीज़ें ठीक करूँगी, और नहीं भी करोगे तो भी मैं ठीक कर दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, लाइन्स एंड पैराबोलाज मिलेंगे हमें इसकी करेक्टरिस्टिक का, ठीक है। इज़ इट क्लियर? इफ़ यू वांट तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और बाकी आई थिंक आई एम क्लियर फ्रॉम माई साइड। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आ गए हम। इसमें सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर निकालना है अराउंड अ गिवन कर्व, कर्व तुम्हें ये दिया गया है,
यहाँ पे लिखा है ना सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 0, यूनिट सर्कल दिया है। तो देखो सर्कुलेशन ऑफ फील्ड कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ लाइन इंटीग्रल। सर्कुलेशन ऑफ फील्ड इज नथिंग बट लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल निकालना है तुम्हें। ओके, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पार्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस एंड ये होगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर द जो भी आपका ये मतलब आपको दिया गया ना कर्व सी, इस पे निकालना है। तो जब भी हमें लाइन इंटीग्रल निकालना होता है ना, हम सबको एक वेरिएबल में चेंज कर देते हैं क्योंकि ये सिंगल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे देखो एक्स है, वाई है, जेड है, 3 वेरिएबल्स है। अब इन सबको एक वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे? बाय पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन कैसे होती है? विद रिस्पेक्ट टू कर्व होती है। अब देखो जेड 0 है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जहाँ पे भी जेड आ रहा है ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर जेड 0 है, अब देखो डी आर वेक्टर क्या होता है? एफ वेक्टर तो ये रहा हमारा, दिस इज एफ वेक्टर हमारा है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये तुम्हारा डी आर वेक्टर होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब ओवर द कर्व। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? सेम सेम वेरिएबल, सेम जो कैप्स होते हैं, ये जो हमारे सेम होता है, आई कैप को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, सेम मतलब सेम डायरेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं। तो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड, ठीक है। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट 12th का है ओवर द कर्व। अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे बाय पैरामीटराइजेशन। अब z 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और z 0 है तो डी जेड क्या होगा? यहीं से देखो, कोई वेरिएबल 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी तो 0 ही होगा, ये वाला पार्ट भी 0 होगा। तो ये कितना बचा? ओनली वाई डी एक्स, राइट, ओवर दिस कर्व। बट हम पैरामीटराइज यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से, ठीक है, क्योंकि ये कर्व दिया है, कर्व से पैरामीटराइजेशन का, सर्कल का पैरामीटराइजेशन होगा एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ y चाहिए, y ये रहा, और dx चाहिए। अगर x cos थीटा है तो dx क्या हो जाएगा? ये इम्प्लाई करता है dx होगा माइनस साइन थीटा, राइट। अब इन दो वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, dx हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू, सॉरी पहले y लिखेंगे, तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो अगेन हाँ ठीक है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और डी थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, राइट। ये मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी। सो दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? पैरामीटराइज कर रहे हैं ना हम सर्कल को, तो ये होता है 0 से पाई, ठीक है। हम 0 से पाई में इसको, सॉरी 2 पाई, ठीक है, ओवर द होल सर्कल कर रहे हैं ना, सेमी सर्कल थोड़ी है। 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को तो नहीं करते, वैसे तो हम इसके अंदर वो थ्योरम होती है एक हमारी इंटीग्रल कैलकुलस की, वो लगाते हैं, पर अभी इसको थोड़ा इजी वे में करते हैं। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर फंक्शन? हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ कर लें, हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं, जो cos 2 थीटा के फार्मूलाज होते हैं। तो हमें पता है ना cos 2 थीटा को कैसे लिखते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, और चाहो तो आप ये 2 पाई को वैसे, पर इसको बाद में कर लो, चाहे 0 से 2 पाई माइनस और 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम यहाँ पे ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, पहले यहीं कर लेते हैं। 0 से 2 पाई माइनस और 1/2, या माइनस साइन अंदर ले जाओ तो देखो ये माइनस का 1/2 ही रहेगा, प्लस डी थीटा प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 0 से 2 पाई। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं
स्पेस बना के। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा हो जाएगा -1/2 और इंटीग्रेट होकर डी थीटा थीटा आ जाएगा, 0 से 2 पाई लिमिट्स लग जाएगी, ठीक है, प्लस 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, और डी थीटा। अब ये तो क्या बना, हाफ माइनस का है ही, 2 पाई माइनस 0 इज़ 2 पाई, 2 से 2 कटा, ये वाला पार्ट तो आपका सॉर्ट हो गया -पाई। अब यहाँ देखो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, चलो इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसको हमने एफ ऑफ थीटा मानते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये 2a होता है ना हमारा, तो एफ ऑफ 2a माइनस थीटा करते हैं। अगर एफ ऑफ 2a आ जाता है तो ये 2 बाहर मतलब ये जो 2 है लिमिट का वो आगे आ जाता है, ठीक है, क्या मतलब इंटीग्रल के आगे आ जाता है। सो ये अगर आप चेक करोगे ना तो ये एफ ऑफ थीटा ही आएगा, अपने आप ही cos 2 थीटा आ जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट हाफ की जगह 2/2 यानी कि 1, 0 से पाई cos 2 थीटा डी थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि ये -पाई बचा है, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, बट यहाँ पे लिख लो। फिर ये तो दोबारा चेक करेंगे, वापस से इसको एफ ऑफ थीटा मानेंगे, और इसको हम अगेन एफ ऑफ पाई माइनस थीटा करेंगे। हम चेक करेंगे जैसे ही हमने एफ ऑफ पाई माइनस थीटा लिखते हैं ना, तो ये क्या बनेगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, थीटा की जगह पे हम पाई माइनस थीटा करेंगे तो अगेन 2 पाई माइनस थीटा 2 थीटा बनेगा, तो ये अगेन एफ ऑफ थीटा ही बन के आएगा, cos 2 थीटा ही बच जाएगा। आप ये चेक कर लेना। अगेन इसके पास एक कैरी, मतलब ये लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी। अब हम इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये बनेगा, कॉस के लिए साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन 2 थीटा और 0 से पाई/2 लिमिट लगेगी, ठीक है, इतना क्लियर है। और ये -पाई है, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बता रही हूँ। अब इसके बाद छोटा सा 2 स्टेप बचे हैं। अब जब साइन 2 थीटा आपका इंटीग्रल आ गया, इस पर आप लिमिट लगाओगे, दिस इज़ -पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखो जैसे हम पाई/2 लिमिट लगाएंगे ये साइन पाई बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस साइन 0, और साइन पाई और साइन 0 दोनों के दोनों 0 होते हैं, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। द आंसर इज़ -पाई, ठीक है। आई गेस दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट है तो बताना। सो इसका आंसर, ऑप्शंस पे बस अलग अलग आंसर्स ही दिए थे हमें, तो इसका आंसर इज़ -पाई। ये हमने ना इसके बाद हमने ये स्टेप यहाँ करा है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब ये भी बहुत नहीं है जैसे मुश्किल। यहाँ आप देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको एक सेट दिया है R, पूछा है कि ये सेट ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप है मतलब ग्रुप किस चीज़ में है, नहीं है तो नहीं पूछा है ना कहीं पे भी, यानी पूछा है कि ये ग्रुप है, अगर है तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है ये सेट, या ये एडिशन में ग्रुप है। और अगर ये ग्रुप है तो आप ये चेक करो कि क्या ये रिंग भी है, ये स्ट्रक्चर आप रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है आपको R विद प्लस इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर ग्रुप चेक करते हैं, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और यहाँ देखो किस टाइप की मेट्रिसेस दी हैं आपको, 2x2 मेट्रिसेस जिसमें A + D 0 है, यानी कि ट्रेस 0 दिया है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे ग्रुप है, हमें सबसे पहले ना क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करते हैं, अगर मान लो हमारे पास ABCD कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो इस सेट में बिलोंग कर रही है, यानी कि इसका ट्रेस 0 है, ठीक है। इसका सिंपली मतलब है कि ट्रेस ऑफ जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे होगी हमारे पास, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M 0 है, अगर ये हमारी M मैट्रिक्स है। और हम एक कोई दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है, EFGH, तो इनका सम क्या आएगा, A + E। हम सिर्फ डायगोनल एंट्रीज लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ट्रेस पे चेक करनी है, और यहाँ लिखते हैं D + H, ठीक है। बाकी एंट्रीज जो भी है उससे मतलब नहीं है। अगर ये हमारा R में है तो A + D 0 होगा, ये गिवन होगा, ये R में है तो E + H 0 होगा। और यहाँ इसका ट्रेस देखो, A + E + D + H, A + D 0 है, E + H 0 है, तो ये भी तो 0 होगा।
यानी कि अगेन जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है ये आर में बिलोंग कर जाएगी, यानी कि ये क्लोज्ड है। ठीक है। एसोसिएटिव तो हमेशा होता ही है। एसोसिएटिव तो कितना आसान होता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे लिखो, या m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो एडिशन जब हम किसी भी दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं तो उसके एलिमेंट्स का एडिशन होता है। ठीक है। जब उसके एलिमेंट्स का एडिशन हो रहा है तो आप a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी देन होल पे c प्लस करो या a प्लस बी प्लस सी करो, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है। ये एडिशन वाला आप लोग खुद करके देख लेना, दिस इज़ एसोसिएटिव, क्योंकि आप एलिमेंट वाइज यहाँ पे ही देख लो, a प्लस ई हो जाता है और मान लो कुछ और है। ठीक है। ई एफ जी एच है, एच आई जे के एल, तो a प्लस ई प्लस आई हो जाता है फर्स्ट एलिमेंट। तो अब उसको कैसे भी ऐड करो, इट इज़ द सेम थिंग। अब आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पे एक ज़ीरो मैट्रिक्स ले लो, ज़ीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये सबके लिए आइडेंटिटी है क्योंकि आप इसमें किसी भी एलिमेंट को प्लस करोगे। ठीक है। 0 प्लस एनी मैट्रिक्स आपको वो मैट्रिक्स ही दे देगा। ठीक है। तो दिस इज़ आइडेंटिटी। इन्वर्स क्या होगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी तो आप इसका उल्टा ले लो, और यहाँ पे भी देखो कि ये इनमें होना चाहिए, मतलब जो आइडेंटिटी है वो होती है जो खुद मैट्रिक्स में ही बिलोंग करी हो। तो ज़ीरो मैट्रिक्स में ट्रेस तो हमेशा ज़ीरो ही होता है, तो इसलिए ये आर का एलिमेंट है। अब इन्वर्स देख लो, सब जगह माइनस साइन ले आओ, नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स दी है तो उसका नेगेटिव ले लो, क्योंकि a प्लस डी ज़ीरो है, ये ट्रेस ज़ीरो है, तो यहाँ पे माइनस ए माइनस डी, ये इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स, मतलब इस वाली मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा जिसको हमने इन्वर्स मैट्रिक्स बताया है। ये क्या है, माइनस ऑफ a प्लस डी, यानी माइनस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि a प्लस डी तो ज़ीरो है, यानी इस मैट्रिक्स का भी ट्रेस ज़ीरो है, यानी कि ये बिलोंग करेगी आर में। ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसको m इन्वर्स बोलूँ तो जो m इन्वर्स है ये भी आर में बिलोंग करती है, और ये ही इन्वर्स है, क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है अगर ये मेरी मैट्रिक्स m है तो m प्लस m इन्वर्स करोगे एलिमेंट वाइज प्लस हो के ये ज़ीरो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ग्रुप तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब देखो यहाँ पे ये वाला बी पार्ट देखो, ग्रुप तो है। ठीक है। अब बस आपको ये चेक करना है क्या ये रिंग है। ठीक है। ये रिंग नहीं है। रिंग क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगी ना, ये रिंग नहीं है, उसी के साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप क्यों नहीं है। रिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड ही नहीं है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप ना दो मैट्रिसेस लो, 1 -1 0 0। देखो इसका ट्रेस ज़ीरो है, 1 प्लस -1, यानी कि ये आर में है। अब एक मैट्रिक्स लो -1 0 0 1, अगेन ट्रेस ज़ीरो है, ये आर में है। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लो। ठीक है। इसको हम m1 लिखते हैं, इसको m2 लिखते हैं, और यहाँ हम m1 इंटू m2 करके देखते हैं। 1 0 0 -1 और -1 0 0 1, मल्टीप्लाई करो पहली रो दूसरा इसका कॉलम फर्स्ट कॉलम करके, ये आ जाएगा -1 0 0 -1। अब आप इसका ट्रेस चेक करो, -1 -1, ये तो -2 आ गया है, तो ज़ीरो है ही नहीं, यानी कि ये तो आर में बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है, नॉट, ये जो आपका सेट आर है, सेट आर इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ये जो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज ही नहीं है तो ना ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप हो सकता है और ना ही ये रिंग बनाएगा। ठीक है। क्योंकि रिंग के लिए क्या होना चाहिए, ये जो आपका दूसरा ऑपरेशन है इसमें भी ये क्लोज होना चाहिए, तो ये रिंग ही नहीं बनाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। जब रिंग बनाएगा ही नहीं तो सी और डी तो वैसे ही गलत है, क्योंकि उसमें वो बोल रहे हैं वो रिंग है। ठीक है। नाउ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये प्रॉपरली प्रॉपर्टी बेस है, इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं है। इसमें बस आपको ना चीज़ें याद, प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। आपको पूछा इन चारों में से कौन सी फॉल्स है, तो ये फर्स्ट वाली फॉल्स है, क्योंकि कर्ल का कर्ल कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है। आपको ये पता होगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ सम वेक्टर। ठीक है।
कोई भी वेक्टर v लिख लो, f लिख लो, ये 0 होता है। एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि किसी फंक्शन, किसी भी ग्रेडियंट हमेशा किसी स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, देन उसका कर्ल निकालोगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो हमेशा ज़ीरो आती है। कर्ल ऑफ कर्ल कभी ज़ीरो नहीं होता किसी भी वेक्टर के लिए, किसी जनरल वेक्टर के लिए। ज़ीरो वेक्टर का ही निकाल रहे हो, किसी पर्टिकुलर का निकाल रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा तो प्रॉपर्टी है ये कि ग्रेडियंट के ही डेफिनेशन दी है कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ग्रेडियंट किसी पॉइंट का वो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज़ देता है। ये तो जब हम ग्रेडियंट पढ़ते हैं तो हमेशा हमें स्टीपेस्ट वाली जगह पे जहाँ मैक्सिमम इंक्रीज़ होता है वहाँ पे वो डायरेक्शन बताता है ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ, ये तो देखो, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल इसलिए लिखा क्योंकि जब आप कर्ल निकाल दो तब एक बार आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो सबको, और दूसरी अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो वो काम नहीं बनेगा, ठीक है। एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज अ स्केलर फंक्शन। हाँ, किसी भी चीज़ का आप डाइवर्जेंस निकालते हो तो पहले तो वो वेक्टर चीज़ होनी चाहिए, और उसका डाइवर्जेंस आप निकालते हो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका डाइवर्जेंस निकलेगा तो डेल ए बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल सी बाई डेल जेड, ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सॉरी, इस पे क्रॉस नहीं, एक्चुअली फॉल्स वाला तो आपका करेक्ट आंसर, इसके लिए आंसर है क्योंकि ये फॉल्स है। बी सी डी आपके सही स्टेटमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या, ये भी इन्होंने प्रॉपरली ढंग से लिखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है मतलब, ठीक है। पर यह है कि LINEAR, ये तो सबको पता ही है ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, यहाँ पे साफ दिख रहा है फर्स्ट है, और बाकी आप तीनों को वैसे ही वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी ऑफ सी एक्स इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ टी एक्स आना चाहिए, वो ना इसमें आएगा क्योंकि रूट सी टाइम्स रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें सी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी जैसे ही आप टी ऑफ सी एक्स निकालोगे ये आ जाएगा सी एक्स माइनस 4, ये सी सेपरेट ही नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें सी एक्स रखोगे, ठीक है, टी ऑफ सी एक्स, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप टी ऑफ सी एक्स रख रहे हो तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा। इन तीनों में से सी टाइम्स टी एक्स नहीं आ रहा, सेपरेट नहीं हो रहा, ओनली फर्स्ट वाली चीज़ में आप सेपरेट कर सकते हो। ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स, और सी सेपरेट होके 4x बच गया, विच इज़ सी टाइम्स ऑफ t of x. Only one first A option is the linear transformation. Moving to question number 10. इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है थोड़ा सा। देखो कैसे है, क्योंकि सपोज आपको f कोई भी एक फंक्शन दिया है, यहाँ पे बोला है कि एक मैपिंग है फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड वो मैपिंग में आपको एक कंडीशन दिया है कि f ऑफ 2 + 3 आयोटा की वैल्यू 2 - 3 आयोटा आएगी, ठीक है। तब देखो, अगर कोई भी फंक्शन है जिसमें सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो ये तो जनरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ कि ये कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है जो हर वैल्यू पे 2 - 3 आयोटा ही वैल्यू दे रहा हूँ, राइट। क्योंकि सपोज अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो 3 पे वैल्यू 9 दे रहा है, तो ज़रूरी थोड़ा है कि ये स्क्वायर फंक्शन ही हो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कांस्टेंट फंक्शन हो, ये 4 पे भी 9 ही वैल्यू दे रहा हूँ, राइट। और यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि ये स्क्वायर फंक्शन ही हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फंक्शन हो, यहाँ z लिख लो चाहे, और कि ये कॉन्जुगेट फंक्शन हो, कि किसी भी नंबर के लिए, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसके कॉन्जुगेट देगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर ऐसा है तो ऑप्शंस इस टाइप के होने चाहिए थे जो हर टाइप की पॉसिबिलिटी में एक करेक्ट ऑप्शन दे। बट ना, यहाँ पे हम दोनों के लिए चेक करेंगे, तो आप एक में देखोगे तो शायद मेरे ख्याल से कांस्टेंट फंक्शन में तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, बट इन केस ऑफ z कॉन्जुगेट हमारे पास मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस आएंगे। तो पहले हम ना z कॉन्जुगेट के लिए देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ देखो, सबसे डी पार्ट को देखो, f ऑफ z इक्वल टू z बार है, यानी कि इसकी वैल्यू आना चाहिए 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। ये वैल्यू होती है
कॉन्जुगेसी की प्रॉपर्टी है कि पूरे पे कॉन्जुगेट है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या आनी चाहिए, यहाँ से भी यही आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू f(2 + 3 आयोटा तो f(2 - 3 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। ये तो वेरीफाई कर गया, दोनों वैल्यू सेम है, यानी इसके लिए ये वाले पार्ट के लिए अगर हम ये केस लें कि हमारा फंक्शन f(z) = z कॉन्जुगेट है तो d ठीक हो गया, ठीक है। अब ये देखो होमोमॉर्फिज्म के बारे में। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो ऑपरेशन प्रिजर्व करता है एक तरीके से f(z1, z2) कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो f(z1) टाइम्स f(z2) टाइम्स तो क्या मतलब जो ऑपरेशन यहाँ है यहाँ पे एलिमेंट वाइज होता है, यहाँ पे फंक्शन वाइज होता है, ठीक है। मतलब इमेज पे जो आपका इमेज सेट है उसमें जो भी एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा, जो कोडोमेन सेट का ऑपरेशन और जो डोमेन सेट का ऑपरेशन है यहाँ पे वो होता है। अब ध्यान दो डोमेन सेट में क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अभी नॉर्मल सिंपल ही है क्योंकि यहाँ पे हमें सेम सेट दिया है, कुछ और नहीं दिया है, तो एक हम एज्यूम करते हैं मल्टीप्लिकेशन इज द ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ देखो z1 z2 कॉन्जुगेट आना चाहिए और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, यानी कि ये तो f(z1) इंटू f(z2) आ ही गया, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है। और ये हम सबको पता है कि f(z) इक्वल टू z कॉन्जुगेट मैप होमोमॉर्फिज्म होता है, यानी कि इसके लिए तो दो ऑप्शन सही हो गए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही सही हो गए। अब लेते हैं ये वाला केस, ठीक है। अब अगर ये वाला केस ले कि f(z) = 2 - 3 आयोटा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, ये होमोमॉर्फिज्म कांस्टेंट फंक्शन कभी भी होमोमॉर्फिज्म नहीं होता तो ये सही हो जाएगा, बाकी इसके लिए ये तीनों चीज़ें गलत हो जाएंगी क्योंकि इस पे भी इस पूरे पे इसको एज अ वन एलिमेंट ट्रीट करेगा तो 2 - 3 आयोटा वैल्यू देगा, यहाँ पे 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा ये 1 हो जाएगा, तो ये सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस केस में मोर देन टू आंसर्स आ रहे हैं, इस केस में एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि आपने फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन दिया है या f(z) = z कॉन्जुगेट दिया है, राइट। और जो हमारे पास फाइनल आंसर की आई थी उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन सी था, तो सी तो फिर हमारे पास अगर करेक्ट ऑप्शन सी है तो इन सेकेंड केस हम देखें तो हमारे पास सी और डी दो करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट, और अगर हम चलो मान भी लें तो हमारे पास तो एक ऐसा भी ऑप्शन, अगर चलो हम मान भी लें कि ठीक है, हम जस्ट फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा क्वेश्चन सोचना चाहिए था, ऐसा एग्जांपल जिसमें एक ही करेक्ट हो, तो एक तो हमने ये भी सोच लिया कांस्टेंट फंक्शन जिसके अंदर तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 तो करेक्ट ही नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन होमोमॉर्फिज्म नहीं होता। तो इन एनी केस, या तो अगर हम ऐसा भी सोचें कि चलो कोई ऐसा भी एग्जांपल होगा जिसमें होमोमॉर्फिज्म होगा बाकी गलत होंगे, बट फिर ऐसा भी तो एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ए आंसर है और बाकी गलत है, राइट, उसके नज़रिए से तो ए आंसर भी सही होता। तो उस नज़रिए से हम देखें तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो फाइनल आंसर की तो मैंने आपको बता दी, दो केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आप ऐसा भी चाहो तो ढूंढ सकते हो जिसमें ओनली होमोमॉर्फिज्म और कोई ना हो, और एक ऐसा मिल गया जिसमें होमोमॉर्फिज्म नहीं है बाकी हैं, सॉरी हाँ, मतलब होमोमॉर्फिज्म नहीं है वो वाला करेक्ट है और बाकी करेक्ट नहीं है, एक ऐसा मिल गया जिसमें 2 करेक्ट है, तो इट हैज़ सम प्रॉब्लम, ठीक है।